तो लेक्चर नंबर 3 में सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूं, सर्कुलर मोशन बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा दोस्तों। स्कूल के सारे डेरिवेशंस होंगे दोस्तों, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बनेंगे, मेडिकल के सारे क्वेश्चन बनेंगे, जेई मेंस के सारे क्वेश्चन बनेंगे, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस भी बनेंगे दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से उठाना है दोस्तों, हमें बिल्कुल जी जान लगा दूंगा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल को पढ़ाने में दोस्तों। फिजिक्स में सबसे मुश्किल चैप्टर रोटेशनल कहा जाता है, रोटेशनल को भी पढ़ाने में बिल्कुल जी जान लगा दूंगा। और पूरे हिंदुस्तान की फैकल्टीज को खुला चैलेंज है कि मेरे से अच्छा कंटेंट अपलोड कीजिए यूट्यूब पर। कंटेंट की क्वालिटी में दोस्तों दम होगा, कोई भी बच्चा किसी से भी हमारे कंटेंट को कंपेयर कर सकता है दोस्तों। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं लोगों को प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, हिंदुस्तान के छात्रों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेक्चर नंबर 3 में सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 में सभी का स्वागत है दोस्तों। एक काम करते हैं, पहले जो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा, मैं थोड़ा सा उसको पहले से अच्छे से रिवाइज करवा देता हूं। लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। देखो, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करे, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करे, तो ऐसी सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसी सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्यारे विद्यार्थियों। तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमे तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के लॉन्ग होगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहां स्पीड v है तो यहां भी स्पीड v होगी, यहां भी स्पीड v होगी और यहां भी स्पीड v होगी। और टेंजेंट क्या होता है? रेडियस के साथ किस एंगल पर? 90। टेंजेंट होता है रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल पर दोस्तों। टेंजेंट होता है रेडियस के साथ किस एंगल पर? 90। दोस्तों रेडियस आर, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हर पॉइंट पे दोस्तों, हर पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? अगर पार्टिकल का मास मैं m मान लूं तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब दोस्तों एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं जो समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, सपोज करो मैंने ये पॉइंट ले लिया, अगर इस पॉइंट पर आपसे कोई कहे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सेंटर की तरफ। और इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की डायरेक्शन ये होगी वेलोसिटी की, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90। अगर आप किसी भी इंस्टेंट पर, सर्कल के किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच का एंगल देखोगे तो वो एंगल होगा 90। वो एंगल दोस्तों कितना होगा? 90। तो एंगल होगा 90। तो दोस्तों ये बताइए कि इस इंस्टेंट पर अगर मुझे वर्क डन लिखना हो तो वर्क डन क्या होगा दोस्तों? सेंट्रीपिटल फोर्स का मुझे अगर वर्क डन निकालना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स F वेक्टर डॉट S वेक्टर। और ध्यान से देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90। तो वर्क डन कितना आ गया? 0। और दोस्तों एक थ्योरम होती है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ाई जाती है थ्योरम कि वर्क एनर्जी चैप्टर में यह थ्योरम पढ़ाई जाती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन जीरो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी दोस्तों जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी दोस्तों जीरो। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोस्तों सेम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम, इसका मतलब फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम। फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को, कि सेंट्रीपिटल फोर्स दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी पार्टिकल पर वर्क नहीं करता सर्कुलर मोशन में। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी पार्टिकल पर सर्कुलर मोशन में वर्क नहीं करता। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी वर्क नहीं करेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। इसका मतलब फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम होगी। तो दोस्तों एक खास बात है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कभी भी, ये एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता दोस्तों। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था दोस्तों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन है वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है। सिर्फ पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है। या फिर सर्कुलर मोशन करवाता है, ये भी लिख लो आप, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाता है दोस्तों। विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल की लगातार डायरेक्शन चेंज करता है, जिस वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाती है दोस्तों। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगातार पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है, जिस वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाती है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखिए दोस्तों, तो मैं फाइनली आपको यही कहूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी वर्क नहीं करता। अगर वो वर्क नहीं करेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। बस इस बात को अपने दिमाग में फिक्स कर लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड को बढ़ाता और घटाता नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड को बढ़ाता और घटाता नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता 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 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये लाइन हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आशना नागर, आशना नागर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। देखिए दोस्तों, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होगी जिसमें ओमेगा वेरिएबल होगा। ओमेगा क्या होगा? वेरिएबल। ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट। चलिए दोस्तों, बोर्ड पर देखना ध्यान से। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो हमने क्या किया, एक सर्कल लिया और उस सर्कल पर एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। देखो ओमेगा ऐसे चेंज हो रहा है, ओमेगा लगातार चेंज हो रहा है दोस्तों। ओमेगा लगातार क्या हो रहा है? चेंज।
ठीक है, ओमेगा लगातार चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है, पार्टिकल यहां से चल 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 के चल 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 के चल 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 के यहां पर आ गया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x कोमा वाई, x कोमा वाई। पार्टिकल चल 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 के चल 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 के चल 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 के यहां पर आ गया, और कोऑर्डिनेट है इसके x कोमा वाई, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं r, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं r, ये एंगल मान लेता हूं मैं थीटा। अब जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये थीटा लगातार चेंज होगा, मतलब थीटा समय के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, थीटा समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज। ठीक है, और साथ में ओमेगा भी वेरिएबल है, ओमेगा भी क्या है, वेरिएबल, ओमेगा भी वेरिएबल है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x कोमा वाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x कोमा वाई। ठीक है दोस्तों, अब अगर मुझे ये पोजीशन वेक्टर लिखना है दोस्तों, r पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो कैसे लिखोगे इसको, ये y है और ये x है, ये y और यहां से लेके ये यहां तक ये x, तो कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर इस r पोजीशन वेक्टर को मैं x और y की टर्म्स में लिखना चाहूं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है दोस्तों, x कोमा वाई। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, जब पार्टिकल यहां था, इस पॉइंट पे था जब पार्टिकल, तो इस पॉइंट पे जब पार्टिकल था तो उसका पोजीशन वेक्टर था r, तो मैंने इस r वेक्टर के अलोंग, इस r वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया, e कैप r। ये e ये जो e कैप r वेक्टर है, e कैप r वेक्टर, सॉरी यार, e r कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, और एक यूनिट वेक्टर मैंने टेंजेंट के अलोंग ले लिया, ई टी कैप, ई टी कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1। ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर टेंजेंट के अलोंग है, ये यूनिट वेक्टर टेंजेंट के अलोंग है दोस्तों, और ये यूनिट वेक्टर रेडियस के अलोंग है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आई थिंक कि किसी बच्चे को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताओ कि जब पार्टिकल यहां था, जब पार्टिकल यहां था तो r उसका पोजीशन वेक्टर था, तो वो r पोजीशन वेक्टर मैंने लिख लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम इस बात को जानते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो x और y कोऑर्डिनेट लगातार चेंज होंगे। अगर x और y कोऑर्डिनेट अगर लगातार चेंज होंगे, x और y कोऑर्डिनेट लगातार चेंज होंगे, तो ये पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर समय के साथ लगातार चेंज होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। तो दोस्तों अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उससे पहले एक काम करते हैं, उससे पहले एक काम करते हैं दोस्तों, x और y निकाल लेते हैं। ये जो r है ना, इस r को इधर रिजोल्व करो। अगर इस r का इधर कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा, r cos थीटा, और इस r का इधर कंपोनेंट लोगे क्या आएगा, r sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर x होगा r cos थीटा और y होगा r sin थीटा।
ये जो आर है ना, इस आर का इधर कंपोनेंट क्या होगा, आर कोस थीटा। आर का इधर कंपोनेंट लोगे आर कोस थीटा, और आर का इधर कंपोनेंट लेंगे आर साइन थीटा। तो एक्स तो हो जाएगा आर कोस थीटा और वाई हो जाएगा आर साइन थीटा। तो एक काम करो, यहां पुट कर दो आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है दोस्तों, एक्स हो गया आर कोस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा वाई हो गया आर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये बताओ, ये जो लेंथ है आर, ये आर तो कांस्टेंट है ना। जब पार्टिकल यहां जाएगा तो भी दूरी आर रहेगी, जब पार्टिकल यहां होगा तो भी दूरी आर रहेगी, जब पार्टिकल यहां होगा तो भी दूरी आर रहेगी। पर हाँ, समय के साथ थीटा चेंज होगा, समय के साथ थीटा क्या होगा, चेंज। तो जब आप इस पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक बात बताओ, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस थीटा का बताओ। कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा दोस्तों, कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा इधर से लिखना शुरू करता हूं, डी आर बाई डी टी, थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और साथ में क्या लिखोगे, डी थीटा बाय डी टी, क्योंकि आर थीटा का फंक्शन है, आर थीटा का फंक्शन है, और आप आर को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम। इसलिए जब कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वो माइनस साइन थीटा होगा। तो बाद में ये भी लिखना जरूरी है, देखिए दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं, थीटा लगातार समय के साथ चेंज हो रहा है, समय के साथ थीटा लगातार चेंज हो रहा है, तो आर थीटा का फंक्शन है, आर थीटा का फंक्शन है। तो जब आप आर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो आर एज इट इज कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और साथ में आपको डी थीटा बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर थीटा का फंक्शन है और आप आर को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसलिए आपको बाद में डी थीटा बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से फिर आगे आर साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, बाद में लिखोगे डी थीटा बाई डी टी और जे कैप। ठीक है दोस्तों, अब ये बताओ, अब ये बताओ, डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखेंगे, ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इस डी थीटा बाई डी टी को भी क्या लिखेंगे, ओमेगा। ओमेगा बाहर ले लेता हूं, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ये कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये बताओ आप, ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से बोर्ड पर, इसको आगे बढ़ा देते हैं। अगर ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन कॉमन है। तो अगर आप इस ई आर वेक्टर के, इस ई आर कैप का कंपोनेंट्स लोगे, अगर आप इस ई आर कैप, ये ई आर कैप क्या है दोस्तों,
देखो ये जो ई आर कैप है दोस्तों, ई आर कैप, ये ई आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है दोस्तों। ये जो ई आर कैप है, ये ई आर कैप, ये यूनिट वेक्टर है रेडियस के लॉन्ग, रेडियस के लॉन्ग। तो जब आप इसका कंपोनेंट लोगे तो इस ई आर कैप का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? ई आर कैप कोस थीटा, और इस ई आर कैप का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? ई आर कैप साइन थीटा। इस ई आर कैप का इधर कंपोनेंट आएगा ई आर कैप कोस थीटा, और इस ई आर कैप का इधर कंपोनेंट आएगा ई आर कैप साइन थीटा। अब ये बताओ, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो कोस थीटा, अच्छा इधर आई कैप हो गया, और ऊपर की तरफ क्या हो गया? जे कैप। कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है दोस्तों। उसी तरह से बिल्कुल ध्यान से देखना, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। अच्छा ये टेंजेंशियल इस रेडियस के साथ किस एंगल पर है? 90। तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा थीटा। इसी तरह से अगर आप इस ई टी कैप, अगर इस ई टी कैप को आप तोड़ोगे तो इस ई टी कैप का इधर कंपोनेंट तो होगा कोस थीटा, और इधर होगा साइन थीटा। तो इधर होगा माइनस साइन थीटा आई कैप, इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप, और इधर होगा कोस थीटा जे कैप। ये आ गया दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये इसको देखो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। तो ये है क्या दोस्तों? ई टी कैप। तो यहां से आपको क्या पता लगा? यहां से आपको ये नहीं पता लगा, अगर v वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया, ये रिलेशन हमने पहले भी प्रूव किया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। पर अब यहां से हमें ये फायदा हो गया, हमें साथ में डायरेक्शन भी पता लगी कि इस v वेक्टर जो लिनियर वेलोसिटी है ना, इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट के लॉन्ग, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है टेंजेंट के लॉन्ग। ई टी कैप ये यूनिट वेक्टर है टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग। तो मैं यहां पे ये लिखूंगा, दिस इज दी टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस इज दी टेंजेंशियल वेलोसिटी दोस्तों, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये आगे टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा माइनस थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। अब ये बताओ, अगर वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, अगर वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे दोस्तों, तो फिर क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन। फिर क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो ये बताओ, अब इस वेलोसिटी को जब तुम एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी में ओमेगा भी है और थीटा भी है। थीटा भी समय के साथ चेंज हो रहा है और ओमेगा भी वेरिएबल है। मैं लिख चुका हूं ना, ओमेगा भी वेरिएबल है और थीटा तो लगातार चेंज होगा ही। जैसे जैसे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा थीटा भी चेंज होगा। तो यहाँ दो वेरिएबल है, तो एक बार तो मैं इसको कांस्टेंट मान के इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, फिर इसको कांस्टेंट मान के इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ध्यान से सुनो, एक बार तो मैं इसको कांस्टेंट मान के इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, फिर इसको कांस्टेंट मान के इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं ओमेगा को कांस्टेंट मान लेता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन करता हूं मैं इसका। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा का तो कोस थीटा होगा, पर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस लगा दिया। आगे डी थीटा बाई डी टी भी लिखना जरूरी है।
आई कैप, और कोस का क्या हो जाएगा, कोस का माइनस साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी भी लिखना जरूरी है, जे कैप प्लस प्लस, अब पीछे वाले को कांस्टेंट मान लो इसको, और ओमेगा का कर दो माइनस साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप, और ओमेगा का क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है दोस्तों, अब इसको कांस्टेंट किया, ओमेगा का होगा डी ओमेगा बाई डी टी। अब एक काम करते हैं, डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा, ये भी ओमेगा, ओमेगा बाहर ले ले तो बाहर हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, और माइनस भी बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या होगा, ई आर यूनिट वेक्टर। इसी तरह से दोस्तों डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये क्या है, ये ध्यान से देखो, ये है ई टी कैप, ये एक्सेलरेशन आ गया दोस्तों, ये एक्सेलरेशन आ गया। एक बार मैंने इसको कांस्टेंट माना, इसका कर दिया, फिर इसको कांस्टेंट मान के ओमेगा का कर दिया, ओमेगा का हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, ये आ गया दोस्तों। अब बताओ, ध्यान से देखो तो इस एक्सेलरेशन में दो एक्सेलरेशन छुपी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात है कि दो एक्सेलरेशन छुपी हुई है दोस्तों इस एक्सेलरेशन में, बिल्कुल ध्यान से देखो, दो एक्सेलरेशन छुपी हुई है। एक एक्सेलरेशन तो आर ओमेगा स्क्वायर और एक आर अल्फा, और हमें यहां से यह भी पता लग रहा है कि इनकी डायरेक्शन कौन सी होगी। वो कैसे, बोर्ड पर देखना, यहां था पार्टिकल, यहां था। ये बताओ आर ओमेगा स्क्वायर जो ये एक्सेलरेशन है, इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस ई आर यूनिट वेक्टर, माइनस ई आर यूनिट वेक्टर। अब माइनस ई आर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, ई आर यूनिट वेक्टर अगर उधर है, ई आर यूनिट वेक्टर अगर इधर है, तो माइनस ई आर यूनिट वेक्टर कहां होगा, इधर, इधर होगा। तो इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ऐसे, इस तरह से, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में कितना होगा ये, आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये वाला जो एक्सेलरेशन है आर अल्फा, इसकी डायरेक्शन देखो टेंजेंट के अलोंग, ये ई टी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। तो ई टी कैप ऐसे है और यहां पॉजिटिव है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे होगा, और कितना होगा, आर अल्फा। तो इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितनी तरह की एक्सेलरेशन, दो, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी। ठीक है दोस्तों, अब ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म पे दो तरह की एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल भी एक्सेलरेशन भी होगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी और टेंजेंशियल भी, और मैंने डिराइव भी करवा दिया फॉर्मूला। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगी आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। और दोस्तों ये बताओ, आर ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर, वी बाय आर। तो ये भी लिख सकते हो आप वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और ये ओमेगा यहां पर है इंस्टेंट वेलोसिटी, जिस इंस्टेंट पर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिख रहे हो उसी इंस्टेंट पर ये ओमेगा वेलोसिटी है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल आया आर अल्फा, आर अल्फा, ठीक है। और दोस्तों अल्फा क्या होगा, अल्फा बताओ,
डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, आर को अंदर ले जाते हैं, आर ओमेगा ऐसे लिख दे, ये आर को अंदर ले जाते हैं, और यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ गया, आर ओमेगा क्या होता है, वी, आर ओमेगा तो वी होता है, तो ये आ गया। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि जब स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बहुत ध्यान से, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो भाई साहब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या काम करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम करता है स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है दोस्तों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को इंक्रीज और क्या करता है, डिक्रीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए, सॉरी स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तो बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए दोस्तों, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो। इसका मतलब यह है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब आएगा तो उस केस में स्पीड या तो बढ़ेगी या स्पीड घटेगी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो रात के 1:55 पे नहीं 56 सेकंड पर भी ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद इधर देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या काम करता था, ये सिर्फ क्या काम करता था, सिर्फ सर्कुलर मोशन करवाता था, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन करवाता था दोस्तों, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, और अगर आप इसको वेक्टर में लिखना चाहो ना, तो वेक्टर में इस तरह से लिखेंगे आप, अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। ठीक है दोस्तों, अब ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से। तो अभी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं लेक्चर को दी एंड करूंगा दोस्तों। देखो देखो दोस्तों, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके बिना सर्कुलर पॉसिबल नहीं है। ये सर्कुलर करवाएगा, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। और अगर आपको स्पीड बढ़ानी और घटानी है सर्कुलर मोशन में, तो इसका आना जरूरी है, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो एक स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करता है और एक सर्कुलर मोशन करवाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, मान लेते हैं केस नंबर 1 में कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो है। अब ना तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा और ना ही उसकी स्पीड बढ़ेगी और घटेगी, तो ये कौन सी मोशन होगी दोस्तों, ये होगी ट्रांसलेटरी मोशन। पार्टिकल सीधा चलेगा, बिल्कुल सीधा। क्यों सीधा चलेगा, घुमाने वाला है नहीं, घुमाने वाला है नहीं, और ना स्पीड बढ़ाने और घटाने वाला, इसका मतलब पार्टिकल सीधा चलेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से।
वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। ठीक है। केस नंबर 2, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जरूर चेंज होगी पर सर्कुलर नहीं होगी, क्योंकि सर्कुलर करवाने वाला तो है ही नहीं। तो इस केस में ट्रांसलेटरी मोशन होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दोस्तों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी दोस्तों, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी? चेंज। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतवर्ष की जय, भारत के सैनिक अमर रहे, भारत के सैनिक अमर रहे। मैं हूं आपका अपना असिस्टेंट। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, अगर आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। तो दोस्तों इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, अगर मान लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है पर टेंजेंशियल 0 है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन तो होगी, पर सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और जब स्पीड कांस्टेंट रहती है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और केस 4 में अगर दोनों ही नॉन जीरो, तो स्पीड बढ़े और घटेगी भी और सर्कुलर भी होगी, तो ये कौन सी हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोस्तों। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अब फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जब जाके फिर मैं आपको आगे की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, मैं फॉर्मूला को फिर से लिख देता हूं। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर स्पीड का फॉर्मूला था v इक्वल टू आर ओमेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी, डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। टेंजेंशियल का आ जाए फॉर्मूला, या तो आर अल्फा याद कर लो, या फिर आर अल्फा की जगह डी ओमेगा बाई डी टी, ये याद कर लो, कोई भी याद कर लो, या फिर आर को अंदर ले जाएंगे, आर ओमेगा बी हो जाएगा, तो डीवी बाई डी टी, ये याद कर लो, कोई भी एक याद कर लो। ठीक है, आर अल्फा आर डी ओमेगा बाई डी टी या डीवी बाई डी टी, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। और एक खास बात और बोर्ड पर देखना, मान लो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों एक्सेलरेशन होंगी, ठीक है, तो टेंजेंशियल भी होगी, सेंट्रीपिटल भी होगी। तो आपसे कहेंगे नेट एक्सेलरेशन बताओ, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, नेट कहीं बीच में आएगा, तो नेट क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90, तो नेट हो जाएगा रूट ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ए सी हो गया आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए टी क्या हो गया? ए टी डीवी बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं। तो अगर ये अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है तो कैसे निकालोगे अल्फा? अल्फा निकालोगे tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये 80 तो ये भी 80 हो जाएगा, और ये AC, तो tan अल्फा होगा 80 बाय AC। और अल्फा है क्या? अल्फा है नेट एक्सेलरेशन का, नेट एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ एंगल, रेडियस के साथ एंगल। नेट एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ एंगल। तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पर आकर थ्योरी कंप्लीट होती है। मैं सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, बहुत अच्छे से मेरी बात को ध्यान से सुनना, 5 मिनट अच्छे से ध्यान से सुन लेना। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होगी जिसमें पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तो उस डायरेक्शन के चेंज होने का एक्सेलरेशन आएगी, जिसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r, r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर बाय r, r ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर बाय r, r ओमेगा स्क्वायर। सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगी, सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगी, और ये नॉन यूनिफॉर्म होती थी क्योंकि लगातार इसकी डायरेक्शन चेंज होती थी, रहती थी सेंटर की तरफ, पर कभी ऐसे तो कभी ऐसे, फिर कभी नीचे। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा, टेंजेंशियल dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर r अल्फा, r अल्फा, r अल्फा। अच्छा, लीनियर स्पीड का ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, r ओमेगा, r ओमेगा, r ओमेगा, r ओमेगा। अच्छा, अगर आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछ लें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो दो एक्सेलरेशन होगी, at और ac, at और ac, तो दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, एंगल 90 होगा तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 जीरो होता है, तो रूट ac का होल स्क्वायर प्लस at का होल स्क्वायर, रूट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डीवी बाई डी टी का होल स्क्वायर। दोस्तों प्यारे बच्चों, उसके बाद ये टेन अल्फा आ गया, टेन अल्फा क्या हो गया, टेन अल्फा हो गया, अल्फा हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ एंगल, एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ एंगल, नेट एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ एंगल। दोस्तों तो फाइनली प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जल्दी से मुझे बताओ क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, क्या क्लियर है? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ओमेगा कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा तो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो हो जाएगा, और अल्फा जीरो हो गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होती है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आपकी, अच्छा एक बात और, अगर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है दोस्तों, तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, पर अगर ओमेगा घट रहा है, मान लो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है पर ओमेगा घट रहा है, तो ऐसे केस में वेलोसिटी तो टेंजेंट के लोग ही होगी, पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस केस में स्पीड घट रही है, स्पीड घटेगी तो लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और अगर स्पीड बढ़ेगी तो लीनियर स्पीड, टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही बहुत, ठीक है। आज मैंने सब कुछ बता दिया, कल वाले लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका अपना आशीष नैन। नमस्कार हिंदुस्तान के प्यारे छात्रों, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए दोस्तों। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे क्लियर करूंगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराना दोस्तों, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इससे कोई पैसे नहीं मिलते यूट्यूब से, कभी आपको लगता है पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं मिलियंस में जाकर जब सब्सक्राइब हो जाते हैं। अभी 800 सब्सक्राइब है हमारे चैनल पर, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को जरूर लाइक करना। नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।